नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 1 फरवरी को केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करेगी। मौजूदा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, क्योंकि 2024 के मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस बजट पर चुनावी मौसम का भी असर हो सकता है। वहीं बजट से पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था 2023 और 2024 में 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। बहरहाल इस बजट पर सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ जरूर होने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन सरकार पर बढ़ती महंगाई को काबू में रखने की भी चुनौती है। दरअसल आम जनमानस महंगाई से काफी परेशान है। सवाल यह है कि किसे मिलेगी राहत और कहां बढ़ेगा भार। तो कैसा हो आपका बजट, आज इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खास मेहमान हमारे साथ होंगे, जिनका आपसे कुछ देर बाद हम आपको तारुफ भी करवाएंगे। कल आपको बता दें 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन इलाकों के लोगों को भी काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और इसके अलावा जो सैलरी पेशा, नौकरी पेशा अफराद हैं, लोग हैं, उन्हें भी इस बजट से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल की अगर हम बात करें तो दोनों पहाड़ी इलाके हो जाते हैं। तो ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य में इन दोनों इलाकों के लिए क्या कुछ बजट में खास रहने वाला है, इस पर भी आज इस चर्चा में गुफ्तगू हम करने वाले हैं। खास मेहमानों का चलिए तारुफ करा दें। हमारे साथ शेख आशिक साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम। इसके अलावा गौरव गुप्ता साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आपका भी वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चूंकि कल आम बजट पेश होना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए ये बजट पेश होगा, उससे पहले हर वर्ग को उम्मीदें वाबस्ता हैं, और पक्ष और विपक्ष के 2 खास मेहमान भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। गुलरेज शेख साहब हैं, जो हमेशा जुड़ते रहे हैं हमारे साथ, चर्चाओं में शामिल होते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आपका वेलकम करते हैं, स्वागत है आपका। गुलरेज शेख साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। आप हैं भवानी सिंह पठानिया साहब, आप एमएलए हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जैसा कि मेहमानों के तारुफ से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल के मेहमानों को हमने इस डिबेट का हिस्सा बनाया है, क्योंकि इन जगहों पर भी डिबेट करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आम बजट पेश होना है। तो इन इलाकों को, इन राज्यों को और इन यूटीज को क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेख आशिक साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आप कश्मीर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहती हूं, बजट को लेकर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज क्या सोच रहा है, कैसा होना चाहिए इस बार का बजट अपने एरिया के अकॉर्डिंग? जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एलोकेशन है, स्पेशली मैं बात करूंगा कश्मीर रीजन की जी। तो पिछले 2-3 साल से हम चाहते हैं कि जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, प्राइमरली उनकी इम्प्लीमेंटेशन काफी स्लो हो जाती है। फिर ठीक है, तो अनाउंसमेंट, जहां तक अनाउंसमेंट की बात है, वो पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। बट जो भी चीज अनाउंस होते हैं, उनका इम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी है, क्योंकि वो बजट ईयर में अगर नहीं होता है तो वो उसका कुछ फायदा नहीं होता है हमारे लिए। फिर तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल के बाद इम्प्लीमेंट ना करना, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर हमारी एक्सपेक्टेशंस है, कश्मीर रीजन जो कि इतने सालों से बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेसेस रिवाइव हो, और एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की हमने पिछले 2-3 साल से ये रिपीटेडली बोला है कि हम चाहते हैं कि एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज प्रेजेंट इंडस्ट्रीज के लिए हो। देखिए, जो नई पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नए बिजनेसेस के लिए तो उसमें काफी कुछ है, बट प्रेजेंट बिजनेसेस को सेव करने के लिए गवर्नमेंट को अभी इक़्तिदाम करने होंगे।
ठीक है, तो आपने पॉइंट वाइज ये बताया। हमारे साथ गौरव साहब भी हैं जो कि जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को। आपका क्या कहना है, कैसा होना चाहिए इस बार इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बजट, कैसा होना चाहिए, कितना एलोकेशन चाहिए? और स्पेशल पैकेज की बात कश्मीर को लेकर अभी कह रहे थे शेख आशिक साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या रद्द-ए-अमल? देखिए मैम, जहां पर कल एक बड़ा ऐतिहासिक बजट है जिसकी हम सब एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं इस समय, और हमें लग रहा है कि जैसे कि सरकार का देखिए कि 2023 का बजट जिसकी हमें जिससे हमें आशाएं हैं और उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, खासकर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी एक मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी यहां पर हुई, और इन्वेस्टर्स भी बाहर से यहां पर आने में यहां पर कामयाब हुए। पर इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जरूरत है एक और यहां पर पैकेज अनाउंस होना चाहिए खासकर इन्वेस्टमेंट को लेकर, ताकि जमीनी हकीकत पर जो यहां पर कुछ जो कमियां हैं उनको भी पूरा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बात करता हूं, बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं यहां पर, और यहां पर आके कुछ एरियाज को भी डेवलप किया गया। जब मैं जम्मू रीजन की बात करता हूं, घाटी जो है वहां पर एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, और वहां पर रोड्स का इंफ्रा की बात करूं, या मैं पावर इंफ्रा की बात करूं, या पानी की कनेक्टिविटी की बात करूं, सारी चीजें बिल्कुल पाइपलाइन में थी। पर हमें उम्मीद है कि अब ये जो नया बजट आएगा, ये कहीं ना कहीं ऐसे सूरत हाल लेकर आएगा जहां पर इंडस्ट्री को दोबारा एक बड़ी एक मैसिव एक अनाउंसमेंट होगी इंडस्ट्री के लिए, और खासकर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं हमारे। बिल्कुल सही फरमाया शेख आशिक साहब ने कि जो नई इंडस्ट्री है उसके लिए तो काफी विकल्प हैं और काफी सूरत हाल उनके लिए अच्छे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, पर आज एक जरूरत है यहाँ के बाशिंदों को, जो जम्मू और कश्मीर के यहाँ के नागरिक हैं, उनकी भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो आने वाला जो हमारा बजट जो कल अनाउंसमेंट होगा, उसमें प्राइमरीली फोकस जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको भी सूरत हाल उनको भी लेकर ही होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फिर उसके बाद लौटूंगी गौरव साहब। हमारे बीच गुलरेज शेख साहब भी हैं, और साथ ही साथ एमएलए साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है, हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भवानी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हिमाचल के लिए क्या कुछ खास आपने सोच के रखा है कि इस आम बजट में मिलेगा? कैसी उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं इस बजट से? नहीं मैम, देखिए, हम जो सोचते हैं अगर वो सारा का सारा अगर सच हो जाए तो ये दुनिया जो है ये स्वर्ग बन जाएगी। तो बेसिकली जो हम सोचते हैं वो होने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कुछ मेरे कारण हैं। और दूसरी बात यह है कि बजट एक जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। इट इज बेसिकली, आप देखिए कि पॉलिसी किसी भी टाइम मॉडिफाई हो सकती है, तो बजट बेसिकली इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको किसी भी टाइम पे चेंज किया जा सकता है, जिसके अंदर एडिशन की जा सकती है, सब्ट्रैक्शन की जा सकती है। इसलिए मैं बजट से कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा। लेकिन अगर आप इंटेंट देखिए इस बजट के पीछे, तो आपने एक चीज से बात जो है वो स्टार्ट करी थी। आपने ये बोला था कि ये इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि पूरे पिछले आप देखिए 8-9 साल की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की पूर्ण आहुति भी मैं उम्मीद करूंगा इसी बजट के साथ होगी। क्योंकि जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आपको इस सरकार की पॉलिसी से दिखी है, उससे कोई डिविएशन या उससे कोई भी डिविएशन आपको इस बजट में नहीं दिखेगी। आप 3-4 चीजों के ऊपर मैं फोकस इसमें करना चाहूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है एक CMIE का डेटा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का दिसंबर 2022 का डेटा आया है पिछले महीने का। उसमें हमारी बेरोजगारी की दर जो है वो 8.3% पहुंच गई है। लगभग पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर जो है ये हिंदुस्तान में हुई है। 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, उन जमानों में भी जब इकोनॉमी बिल्कुल डोल्ड्रम्स में थी, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है इस लेवल पे नहीं पहुंची थी। तो बोलने का मतलब यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट की दर क्यों होती है, इसको समझना जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी तब बढ़ती है जब आपकी अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही हो, और आपकी अर्थव्यवस्था उस समय सही नहीं चलती जब आपकी प्रायोरिटीज मिसप्लेस होती हैं, या जो आपकी प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज किसी और तरफ है, ना कि आपकी जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है। तो उसी का ये एक्सटेंशन जो है ये बजट रहेगा। तो मुझे कुछ इस बजट से खास उम्मीद जो है वो ज्यादा मुझे नहीं दिख रही, ना केवल हिमाचल के लिए बल्कि मैं सारी की सारी मतलब
तो हिंदुस्तान आपको क्या लगता है कि क्या जो अभी बातें की जा रही हैं, आप जो बातें की जा रही कि बहुत अच्छा बजट हो सकता है, बहुत अच्छा इसलिए भी नहीं हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है क्योंकि सबसे कम ग्रोथ का जो अनुमान लगाया गया है वो 3 सालों में सबसे धीमी गति को लेकर भी बात हो रही है। इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन गुलरेज शेख साहब है जो कि सरकार तैयारी में बजट पेश करने को लेकर और सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो बजट में सबको खुश करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। ये क्या सरकार खुश कर पाएगी सभी को? गुलरेज शेख साहब, कल आप बजट पेश करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो बजट आएगा उससे हिंदुस्तान की आवाम प्रसन्न होगी, खुश होगी, उत्साहित होगी, लेकिन सब नहीं होंगे। उसमें कांग्रेस जैसे एलिमेंट्स भी रहेंगे जो दुखी होंगे शायद, क्योंकि देश आगे बढ़ता है तो कांग्रेस का पेट दुखता है। अब एनीवे किन सेक्टर्स को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, किस पर जो सरकार है वो ज्यादा फंड्स को स्पेंड करेगी। देखिए, आप मान के चलिए कि सबसे पहले तो सरकार की प्रायोरिटी होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब सरकार ऐसी चीजों में खर्च करती है जिससे कुछ निर्माण होता है, सपोजेटली पुल का निर्माण हो रहा हो, रेलवे ट्रैक्स का निर्माण हो रहा हो, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आता है। तो कैपिटल का ज्यादा जो व्यय होगा वो पब्लिक सेक्टर को बनाने में होगा, ना कि सैलरीज और दूसरी चीजों में इतना होने वाला है। फिर एमएसएमई को आप देखेंगे काफी फायदा मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है, कैसा होगा बजट, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर ये करना चाहती हूँ क्योंकि कई लोगों के मन में जो है आशंकाएं जो हैं वो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ का आधार या अनुमान लगाया गया है वो 6 से 6.8% लगाया गया है, और साथ ही एक सेकेंड, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर जो थी 8.7% रही थी। तो इसको देखकर ही लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं कि उनके लिए फिर क्या खास होगा जब पहले ही अनुमान लगाया गया, यानी धीमी गति से वृद्धि होगी, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। आईएमएफ ने भी कहा है, आईएमएफ ने 6.1 कहा है, और साथ में आईएमएफ ये भी कह रहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में शुमार है, जो कि एक चमकता हुआ सितारा है इस अंधेरी दुनिया में। तो भारत की इकोनॉमी बूम पर है, और जब इकोनॉमी भारत की बूम पर है तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगा। लिक्विडिटी क्रंच भारत में नहीं होना है, क्योंकि आप ज्यादातर देशों को देखोगे तो पॉइंट में भी नहीं आ रही है, कई जगहों पर नेगेटिव आ रही है। यूरोप के कई सारे देशों में नेगेटिव नहीं। गुलरेज साहब, आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, जो अनुमान लगाया गया है इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए, उन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहेगा 6 से 6.8 रहने का अनुमान है, यानी आने वाले समय में। तो इससे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पिछले में तो हम बेहतर थे, अभी आगे डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे क्या उनकी अर्थव्यवस्था या उनमें सुधार होगा? नहीं, देखिए, आप उसको उत्साह होना चाहिए, उसको देखकर क्यों होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बोल सकते हैं भवानी साहब, बोल सकते हैं। ग्लोबल मंदी का वातावरण समूची दुनिया में है, और इस चीज को आईएमएफ भी प्रेडिक्ट कर रहा है, इसको वर्ल्ड बैंक भी प्रेडिक्ट कर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब दुनिया में मंदी छा रही है, हिंदुस्तान यदि 6% से ऊपर पे ग्रो कर रहा है तो हम दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और पहली कौन है? सऊदी अरब। तो भाजपा का ये कहना है, विधायक साहब से ले लेते हैं इस सवाल का जवाब, कि दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ओर भारत जा रहा है, इसे भी दरकिनार नहीं करना, इसको भी देखना है। भवानी साहब, बीजेपी का ये कहना है। मैं एक छोटा सा सवाल इनसे पूछना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, आप ये यूरोप की बात कर रहे हैं, आप बाकी इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे को अपने आस पड़ोस में पहचानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आप ये बताइए कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरी उम्र 48 साल की है, आज से 25 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो विश्व के सबसे ज्यादा भूखे नंगे देशों में बांग्लादेश का नाम आता था। और ये बांग्लादेश की इकोनॉमी से अगर आज मैं कंपेयर करूं, आज पर कैपिटा इनकम ऑफ बांग्लादेश इज $200 मोर देन इंडिया। आप ये फैक्ट को रिफ्यूट करके बताएं। छोटी इकोनॉमीज कंबोडिया जैसी, छोटी इकोनॉमीज वियतनाम जैसी, छोटी इकोनॉमीज थाईलैंड जैसी हमसे लगभग दुगनी गति के ऊपर आज जो है ये पेस पे वो बढ़ रही है। आपको जो सवेरे व्हाट्सएप का मैसेज आया होगा वो उसमें ये कहानी बोली गई होगी कि आपको जाकर टीवी में ये बोलना है। पर सर, मेरे को अपने आंकड़े पता है, प्लीज डोंट टेल मी that India is the second fastest growing economy in the world. It is not.
हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो ग्रोथ रेट है इट इज मच फास्टर देन दैट ऑफ इंडिया। अब इसके पीछे जो कारण है काइंडली उसको समझिए। इसके पीछे कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो थ्रस्ट है वो इन कंट्रीज ने हमसे बेटर उसको संभाला और उसको संभाल के वो बिल्कुल उसको ठीक डायरेक्शन में ले गए। और दूसरी पॉइंट इसमें ये आता है कि हमारे लिए मेक इन इंडिया केवल और केवल एक जुमला बन के रह गया। और इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि पीएलआई आपका जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव है ये मैं आपका जवाब और तफसील से लूंगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। फिर गुलरेज शेख साहब, जो कि मेक इन इंडिया जिसे सरकार बड़े स्तर पर बताती है और बड़े स्तर पर इसका गुणगान गाती है, उस पर ही सवाल कांग्रेस विधायक खड़ा कर रहे हैं कि ये आपका जुमला बनकर रह गया है। इस पर आपका जवाब चाहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। खास मेहमानों के साथ चर्चा हो रही कि कल जो पेश होने वाला है बजट वो कैसा होगा, यानी आम लोगों के लिए ये राहत बनकर आएगा या फिर नहीं, क्या कुछ खास रहने वाला है, इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़े मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जिस पर करोड़ों रुपए मोदी सरकार ने खर्च किए, उसे कांग्रेस की तरफ से जुमला बताया जा रहा है। और कांग्रेस को इस बजट से कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। उनके कहना है कि जैसे पहले था वैसे आज होगा, कुछ नई बातें होने वाली नहीं है। गुलरेज शेख साहब, देखिए, कांग्रेस खुद एक जुमला है, वो कांग्रेस को खुद से ना उम्मीद की है, इसलिए ये बजट से भी ना उम्मीदी है इनको। अभी इन्होंने भाई साहब ने बात की बांग्लादेश की, ये बात करते हैं पीपीपी में, परचेसिंग पावर पैरिटी में। आप नॉमिनल टर्म्स में बात करें तो भारत आगे है उसमें भी। अब पीपीपी में तो आप चाइना को देखें तो चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आगे है। पीपीपी बड़ी नोशनल टर्म होती है कि $100 में वहां पर कितनी वस्तुएं किया जा सकता है। तो आप पीपीपी में नहीं, आप नॉर्मल टर्म्स में बात करें और नॉर्मल पर कैपिटा में बात करेंगे तो हिंदुस्तान आगे चल रहा है। दूसरे पास के नेबरहुड को देखें तो आप श्रीलंका को पाएंगे, आप पाकिस्तान को पाएंगे, आप नेपाल को पाएंगे, और वहां बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। यहां तक कि आप बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश का फॉरेक्स जो है वो वियतनाम की बात कर रहा हूं, स्थिति पे चल रहा है। उन्होंने भी यहाँ तक कि जो फॉरेन से बहुत चीजों को लिमिट किया है, स्पेशली जो लग्जरी आइटम्स होते हैं। तो हिंदुस्तान का फॉरेक्स भी बढ़ रहा है भाई साहब, हिंदुस्तान के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जीडीपी भी बढ़ रही है। और जहां तक बात है मेक इन इंडिया की, आज हम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में तब्दील हो रहे हैं। एक सवाल गुलरेज शेख साहब, एक सवाल आम लोग जो देख रहे होंगे, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की जनता इस डिबेट को, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान, जो मिडिल क्लास है वो इस पर उनकी नजरें रहती हैं। तो इसको लेकर क्या इस बजट में पॉलिसी रहने वाली है? और साथ ही साथ हाँ भवानी साहब, मैं आपको सवाल लूंगी, पहले इस पर जवाब इनका ले लूं। बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा गुलरेज शेख साहब। आज जो फाइनेंस सर्वे आया, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आया, उसमें आप देखिए, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि गॉन द डेज ऑफ इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन कम होगा। तो जो रोटी, कपड़ा, मकान है, उसके लिए आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि कीमतें क्योंकि कम होंगी, जो महंगाई की दरें गिरेंगी, इन्फ्लेशन गिरना लाजमी है और होने वाला है। यानी महंगाई बढ़ी हुई, आप कबूल कर रहे हैं ना? नहीं, महंगाई देखिए, अगर हम पिछला साल का अधिकांश समय देखें तो मोदी सरकार एकमात्र सरकार रही हिंदुस्तान की जिसने आरबीआई एक्ट में संशोधन करके उस पर हमने इन्फ्लेशन पे कैपिंग की थी कि ये 2% और 6% के मध्य होना चाहिए। कांग्रेस के ये सब आंकड़े हैं, लेकिन आम लोगों से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि गैस पहले इस कीमत में खरीदते थे और आज वो इस कीमत में खरीद रहे हैं। तेल पहले इस भाव में मिलता था और आज बढ़े हुए भाव में मिलता है। मैम 2014 में सिलेंडर 450 रुपए का था, आज वो 1200 रुपए का मिलता है। ये महंगाई घटी हुई है। नहीं तो कुछ तो सरकार कर रही है ना भाई, कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ सरकार कर ही नहीं रही? I'll tell you, आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। आप देखिए कि आज सिर्फ राजनीति के नाते ऐसा होता है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कुछ तो सरकार करती होगी ना। अच्छा, अगर बजट पर नजर दौड़ाएं, जैसे कि अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो वक्ता यहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से वादे कर दिए जाते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्लो किया जाता है। मैम, मुझे राजनीति में सिर्फ 2 साल हुए हैं, इससे पहले 23 साल में कॉर्पोरेट में था। मेरा जो डोमेन है, मेरा डोमेन फाइनेंस का है, मेरा डोमेन बैंकिंग का है, मेरा डोमेन इंश्योरेंस का है।
उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि आज जो टैक्स रेवेन्यू है वो टैक्स रेवेन्यू कहां से आ रहा है। आज टैक्स रेवेन्यू आ रहा है जीएसटी से। जीएसटी का टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है? जो टैक्स दर 8% थी आपने 18 कर दी, जो 18 थी वो आपने 28 कर दी। जिन चीजों के ऊपर अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था आपने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। आज अगर एक गरीब व्यक्ति अपने लिए रबर की चप्पल खरीदने जाता है उसको उसके लिए जीएसटी देना पड़ता है। आज अगर एक लेबर वाली माँ अगर अपने बच्चे के लिए अगर एक दूध का पैकेट लेने जाती है तो उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। ये जो सबसे अनफेयर टैक्स है विच इज जिसको हमारे नेता ने गब्बर सिंह टैक्स भी एक जमाने में कहा था। हाँ। उसका पॉइंट क्या है कि इसका मिसयूज किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जीएसटी पर आप एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया। आपने अडानी को तो बोला कि आप टैक्स कम दो, ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ही करना चाहती हूँ भवानी साहब, अभी तो जीएसटी को आप एक सेकंड, लेकिन जब एनुअल मीटिंग होती है जीएसटी को लेकर उसमें कांग्रेस सरकार जो है नहीं पीछे हट जाती है कि नहीं भाई हम तो लेंगे जीएसटी। हमारी सरकार अभी बनी है, आपकी यहाँ की बात नहीं हो रही, पूरी बातों की जहां जहां कांग्रेस की सरकार है अगर वहां के वक्ताओं को या फिर नुमाइंदों को बुलाया जाता है तो पीछे हट जाते हैं। तब तो जब अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वहां पर भी बोलना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं। मुझे याद है 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है, लखनऊ में मीटिंग रखी गई थी। गुलरेज साहब को ये मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी तो देखना चाहिए ना कि जब वक्त होता है कि वो पैर खींचे पीछे तो आप पैर नहीं खींचते। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी के डिसीजन जो है ये केंद्र सरकार के हैं। उसके अंदर जो राय मांगी जाती थी ना, राय मांगी गई थी। खैर एक सेकंड, शेख आशिक साहब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। आपने कहा, हाँ मैं लौटूंगी भवानी साहब, एक सेकंड। शेख आशिक साहब आपसे मेरा सवाल, आपको आवाज मिल रही मेरी? क्या कांग्रेस शेख आशिक साहब आपको आवाज मिल रही मेरी? और आपकी जो शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। गौरव गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव साहब आप कुछ पॉइंट्स बढ़ा रहे थे, मैं चाहती हूँ कि उसे, जैसे कि कश्मीर में इन्होंने कहा कि शेख आशिक साहब ने कि वहां पर वादे तो कर दिए गए वहां के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत स्लो रहा। जम्मू के हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम देखिए मैं इसमें एक चीज जिसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, नो डाउट इन इट। आज अगर हम जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात करें, आज हम इन्फ्लेशन की बात करें या एक फेयर है ग्लोबल रिसेशन का, आप इंस्पाइट ऑफ दैट इफ यू लुक एट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आप हिंदुस्तान की आज आप बात करें, ग्लोबली अगर आप जनरल बात करते हैं तो आज हमारा पॉपुलेशन का साइज भी देखिए। ये कहना इसमें दुरुस्त नहीं होगा कि मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। आप देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी जम्मू कश्मीर के, अगर मैं संदर्भ से बात करूं, जम्मू में अगर मैं जम्मू प्रोविंस की बात करता हूं तो आज दैट चेंज इज विजिबल, हम लोग यहां पर देख रहे हैं। इफ यू लुक एट द फिगर्स, हमारे यहां पर आंकड़े ऐसे आए हैं जो टूरिस्ट जो एक रिकॉर्ड तोड़ यहां पर टूरिस्ट का, यहां पर इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट आया है। तो ऐसा नहीं है कि जो आज मौजूदा सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, उनके डिसीजन ठीक नहीं थे। मैं इसमें बिल्कुल भी इसमें ठीक है। आशिक साहब आपको आवाज मिल रही है? अब आप बात करते हैं, सुनिए मैम, अब आप बात कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की बात कर रहे थे। इफ यू लुक एट दी श्रीलंका एंड पाकिस्तान, व्हाट इज हैपनिंग देयर, आप उनकी बात नहीं करना चाहते। आज अगर भारत की मजबूत, अगर भारत की आज पॉपुलेशन को देखो, आगे 40 करोड़ का हमारा देश, मजबूती को अगर आप देखिए ग्लोबली, आप उनको देखिए ना जो आपसे बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, आप सिर्फ बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, पर आप अपने पैरेलली इस साइड भी देखिए क्या हालात है, सूरत हाल है हमारे पाकिस्तान की तरफ। आप देखिए आज श्रीलंका की क्या हालात है। इंडिया इन दैट वे, हम ग्लोबली वी आर साउंड एंड वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे दैट वी हैव ए प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी जी, और अंडर हिज डायनामिक लीडरशिप जो आज हमें रिकग्निशन मिली है, शायद वो कभी कहीं नहीं मिली है। हमने भी पूरा एक यहाँ पर पूरा टेन्योर देखा कांग्रेस का भी क्या है क्या नहीं, पर जम्मू में जिस तरीके यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे कहते हुए कभी परहेज नहीं होगा कि जम्मू में एलिजिबल है। ठीक है, आज मैं मानता हूँ आज मैं कहना चाहूंगा कि 2.5 लाख की जो स्लैब है इनकम टैक्स की, उसको 5 लाख की एग्जम्प्ट करना चाहिए, 5 लाख तक। आज एक मिडिल क्लास आदमी, एक लेमैन की लैंग्वेज में आज मैं बताना चाहता हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी आज एक कितनी बड़ी पीड़ा से निकल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज ये जो 2.5 लाख की स्लैब है इनकम टैक्स की, इसको 5 लाख तक किया जाएगा और आपकी उम्मीदें ठीक जाएगी। नंबर सेकंड, आज मैं इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने पर भी आपकी नजरें बनी हुई है। शेख आशिक साहब कुछ कहना चाहते थे? शेख आशिक साहब जी मैम, मेरा ये कहना है कि हमारे पास बहुत स्लो रहता है, तो इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? कुछ तो मशवरा दे सकते हैं
अभी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन भी मौजूद है। दो तीन चीजें मैं बोलना चाहूंगा जी। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन भी बैठे हुए हैं। देखिए, नंबर 1 जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, लाइफ सेविंग ड्रग्स या इक्विपमेंट्स है, जीएसटी उसका रेट गिरना चाहिए। इनफैक्ट मैं 18% से 9% या 5% नहीं, उसको 0% होना चाहिए। देखिए, जान है तो जहान है मेरे ख्याल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हमने कहा था कि जो हमारा मेन इशू J&K में है, बेरोजगारी जो हमने देखी है कुछ बढ़ रही है 2-3 साल से, तो उसके लिए जो प्रेजेंट बिजनेसेस हैं उसमें कोई हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रिवाइव करने के लिए मेजर बूस्ट की जरूरत है, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस। दो देयर आर कॉन्स्ट्रेंट्स, जो आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, जीडीपी ग्रोथ की, जितना भी मैक्सिमम सपोर्ट होना चाहिए बिजनेसेस को वो होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, गुलरेज शेख साहब, आखिर में अच्छी तरीके से सवाल करना चाहूंगी। आपने सभी को सुना, इनकम टैक्स स्लैब्स की भी बात हो रही है कि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए, तो क्या ये थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि कल इस ताल्लुक से कोई राहत मिलने वाली है? वहीं आपने आशिक साहब की भी बातें सुनी और साथ ही साथ आपने भवानी साहब की बातें सुनी, पूरा कंक्लूजन मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए, अभी तो बजट जो है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, जब तक पेश नहीं होता तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के विषय में जितनी जानकारी आपको है उतनी मुझे भी है, उससे ज्यादा मुझे भी नहीं हो सकती। तो हम एक गेस्चर कर सकते हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि जहां तक इनकम टैक्स स्लैब को कम करने की बात है, जब तक इनकम टैक्स की नेट और विस्तृत नहीं होगी, चीजें उस तरफ इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारी चीजों में रियायत होगी, जैसे हेल्थ स्ट्रक्चर हुआ उसमें विस्तार किया जाएगा, एजुकेशन स्ट्रक्चर में विस्तार किया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में विस्तार किया जाएगा, तो उस एंगल से मध्यम वर्ग के लिए डेफिनेटली फायदा दिया जाएगा। अभी हमारे कांग्रेस के भाई बहुत सारी बातें कर रहे थे, इन्होंने गैस की टंकी सिलेंडर की भी बात की थी कि इनके समय इतनी थी। देखिए, अभी हमारे समय लगभग एवरेज निकाले सभी जगहों का, अलग अलग राज्यों का, तो 1050 रुपए के आसपास है। अब पास के देशों की बात कर ले आप, पाकिस्तान में आज के समय 1200 के आसपास है, श्रीलंका में 1300 के आसपास है, नेपाल में 1200 है। आप कहेंगे नेपाल की करेंसी यहाँ से कम है। सुन चलिए मैं ज्यादा नेपाल की करेंसी वहाँ का 1000 रुपए, यहाँ 600 रुपए होता है इंडिया का। गुलरेज शेख साहब, आंकड़े दिया करिए तो सही तरीके से दिया करिए प्लीज, ऐसे मत आंकड़े दिया करिए। अरे मैडम, विवेक से आखिर में सभी अपनी बातें रखना चाहते हैं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं कई लोगों की बात सुन सकूं। भवानी साहब, आप बहुत जल्दी से अपना रिमार्क दे दीजिए, वक्त नहीं है हमारे पास। 3 पॉइंट बोल रहा हूँ। 3 पॉइंट ये है कि जो करना चाहिए सरकार को, ये 3 में पॉइंट नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम से कम, कैपिटल आउटले को 20% से बढ़ाना चाहिए। ठीक है। इस साल का एक्सपेक्टेड 7.5 ट्रिलियन है, इसको 9 ट्रिलियन पे लेके जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपने अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट देना है तो आपने PLI अनाउंस किया था 14 सेक्टर पे, उस 14 सेक्टर में से सिर्फ आपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर PLI अभी अनाउंस किया है, बाकी 13 सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा अभी तक। तो ये मशवरे हैं कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। अलबत्ता कांग्रेस की अगर माने तो उन्हें उम्मीदें नहीं है इस बजट से कि सबके लिए कुछ खास होने वाला है, लेकिन हर वर्ग के लोग इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हुए। बेरोजगारी दर भी बढ़ी है, महंगाई दर में भी इजाफा देखने को मिला है, तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत चुनौती है, बड़ी चुनौती है कि वो कैसे तमाम लोगों को खुश रख पाए इस बजट में। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज की PDI में प्राइम डिबेट इंडिया में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।